हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो देखो स्पेरिकल सरफेस क्या होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो उसमें जो बाउंड्री थी वो कैसी थी? रेक्टेंगुलर थी, यानी कि प्लेन बाउंड्रीज थी। तो अब स्पेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? जिन सरफेसेस की बाउंड्री कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। ठीक है, देखो सपोज दैट ये कोई सरफेस है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री प्लेन ना होके जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वो सरफेस कैसा है? ये देखो कर्वी है, यानी कि स्पेरिकल है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो स्पेरिकल पूरा स्पेयर तो है नहीं। तो देखो अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करोगे तो दिस विल बी अ स्पेयर, है कि नहीं? अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करोगे तो स्पेरिकल सरफेस क्या माने जाते हैं कि किसी स्पेयर का एक कटेड पोर्शन है, छोटा सा कटेड पोर्शन है। ठीक है, देखो जैसे अगर ये हमारे पास ये स्पेयर है ना, ठीक है, अगर आप इसका ये पोर्शन कट कर दो तो ये जो चीज़ बच रही है ये क्या है? स्पेरिकल सरफेस है कि नहीं है? ठीक है, तो अब देखो ये स्पेरिकल सरफेस में टू टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है हमें, और दूसरा किस तरीके से हो सकता है? लाइक दिस। ठीक है, जो अंदर से थोड़ा सा धसा हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देखो ये केव, इसको याद कैसे करना है? ये केव जैसा है ना, गुफा जैसा है, इसलिए कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अब देखो देखो क्योंकि ये क्या है? एक सरफेस है, तो ये देखो क्या हो रहा है कि ये जो स्पेरिकल बाउंड्री है दो मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट आउट कर रही है। तो ये जो वाला मीडियम होता है ये होता है रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 से ले लेते हैं। और ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये है डेंसर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेंगे? μ2। ठीक है, कई बुक्स में ईटा सिंबल भी यूज रहता है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, डेरिवेशन सेम है, केवल सिंबल चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये जो कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस है ये वाला डेंसर मीडियम होगा, तो इसको लेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, अब देखो ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसके सेंटर को बोलते हैं क्या? पोल। ठीक है, इसके सेंटर को बोलते हैं पोल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल। ठीक है, और ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये जिस स्पेयर का पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो यही हो जाएगा, ये स्पेरिकल सरफेस जिस स्पेयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है, उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आर हो जाएगी। ठीक है, और अगेन देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के परपेंडिकुलरली कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी सिमिलरली हो जाएगी, हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस समझना है तो सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन हम लेंगे। तो देखो पहला जो साइन कन्वेंशन है कि जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र होंगी? वो होंगी पोल से। ठीक है, जैसे आपने मिरर में भी पढ़ा था। दूसरा इसका साइन कन्वेंशन है कि द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उन डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है, और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो कैसे लेनी है? नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा है ओ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है ना? ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होती है? यू होती है। ठीक है, और देखो पोल से कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो है साइन कन्वेंशन क्या होगा। देखो ऑब्जेक्ट से रे इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है, और हमें पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, यानी कि हमें पी ओ मेजर करना है। तो देखो जब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, इसलिए यू कैसा आएगा? माइनस का यू, यानी कि नेगेटिव में आएगा। और जब हमें आर की डिस्टेंस मेजर करनी है तो देखो हमें इसी डायरेक्शन में मेजर करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हमें क्या करनी है? आर मेजर करनी है, तो आर कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ पे जैसे इस वाले सरफेस में कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के आगे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पोल से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो देखो इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट हमें चलना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन यू हो गया। और आर देखो यहाँ पे सी से पी के बीच की डिस्टेंस आर होती है, तो अगेन आर को मेजर करने के लिए भी हमें उल्टा चलना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, माइनस की आर होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे
साइन कन्वेंशन तो हो गया, अब हमें कुछ अजम्पशन लेने इसको समझने के लिए। ठीक है, तो पहला अजम्पशन जो होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम मिरर वगैरह में ले रहे थे ना, हम कंसिडर कर रहे थे कि सपोज दैट ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट है ना कुछ, हमें अभी यहाँ पे जो कंसिडर करना है, हमें करना है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनाया था ओ। दूसरा जो इसका अजम्पशन है, द अपर्चर ऑफ द स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, जो ये जितना मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसी एरिया को क्या बोलते हैं, इसका अपर्चर। जो ये हो गया, अगर हम इसको एक्स दे दूँ, इसको वाई दे दूँ, तो इनसे जो लाइन मीट करने वाली है यही अपर्चर होता है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, ये वाला जो अपर्चर है, अपर्चर समझ रहे हो आप, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा, वो सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा, उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, आप देख भी लो, अगर कोई आप स्पेयर लेते हो, अगर उसका आप जो है एक छोटा सा पार्ट ले लेते हो, तो ये हमको बहुत कम कर्वी दिखाई देता है, ऑलमोस्ट लगभग प्लेन ही दिखाई देता है। देखो इतना सा कर्वी है ये। ठीक है, तो तीसरा जंक्शन क्या है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये बहुत स्मॉल स्मॉल एंगल बना रहे हैं, यानी कि जो ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, साइन आई को नियरली इक्वल टू आई के रख सकते हैं, और साइन आर को नियरली इक्वल टू क्या रख सकते हैं, आर, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, देखो जब एंगल जो थीटा होता है ना, वो अगर लेस देन 10 डिग्री होता है ना, तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं। इवन दो हम इसको 10 आई के इक्वल भी कर सकते हैं, साइन आई नियरली इक्वल टू आई और 10 आई, साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर और 10 आर। ठीक है, तो देखो अब हम इसका फर्स्ट केस करेंगे, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो हम पहले एक कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस ले लेते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जो ये मीडियम है, रियरर मीडियम एंड टेंसर मीडियम के बीच जो है रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। जो 5 क्वांटिटी आ रही है, इनके बीच में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो देखो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। एक बारी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, रियरर मीडियम में, ठीक है, उस टाइम पे एक इनके बीच में अलग रिलेशन आएगा, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में रखा हो, तब भी जो है इनके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब डेरिवेशन करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है कि रियल बन रही है। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा कब, जब ऑब्जेक्ट रियरर मीडियम में रखा होगा, तब अगर रियल इमेज बन रही है चाहे वर्चुअल इमेज बन रही है, फॉर्मूला सेम रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा होगा, तो तब भी चाहे रियल इमेज बन रही है चाहे वर्चुअल इमेज बन रही है, उसके लिए फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो देखो हम कौन सा केस ले रहे हैं, when the object lies in the rearer medium and image formed is real। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस का सेंटर हो गया पोल। ठीक है, ये जिस स्पेयर का पार्ट था उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाली जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करना था वो कैसा करना था, पॉइंट साइज। तो हमने सपोज कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया ओ, जो कि क्या है, पॉइंट साइज है। तो ओ से पी की डिस्टेंस क्या हो गई, यू। ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। ठीक है, तो देखो हमें इमेज बनानी, तो इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी रेस चाहिए होती है, हमें 2 रेस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो जहाँ पे मीट करेंगी, कभी भी इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रहे हैं, जहाँ पे मीट करते हैं वहीं पे इमेज बनती है। या तो वो एक्चुअल मीट कर रही होंगी, या तो वो ऐसे लग रही होंगी कि किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखो अब हम एक रे पास करा लेते हैं जो कि पोल से होती हुई जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई रे नॉर्मली फॉल करती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 होता है तो आर इज इक्वल टू भी 0 होता है, तो जहाँ से आई थी उसी डायरेक्शन में बिना डेविएट हुए क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और सेम केस रिफ्रैक्शन में भी होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई, जैसे एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई रे परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है तो वो बिना डेविएट हुए सीधा सीधा जो है डेंसर मीडियम में पास आउट हो जाती है। मीन्स यहाँ पे बेंड नहीं होगी, लाइट सीधा सीधे चली जाती है। अभी हमने देखा था जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, नॉर्मल टू प्रिंसिपल एंड कर्वेचर होती है। तो यहाँ पे जो हमारी ये वाली जो रे जा रही है ये बिना डेविएट हुए सीधा सीधा जो है आगे पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी रे ले लेते हैं। सपोज दैट ये जो है
एम पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ओ से जो रे आ रही है वो एम पॉइंट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब ये कहाँ बेंड होगी, ये है रियरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि जो कर्वेचर से कोई भी लाइन पास होती है वो हमेशा, ठीक है, मतलब जो कर्वेचर से इस सरफेस पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो वो हमेशा क्या होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब कर्वेचर से आप इस सरफेस पे इधर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, किधर भी देखो, जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये देखो ये कर्वेचर है और इस सरफेस पे पॉइंट पी है, तो ये लाइन भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से इस कर्वेचर से आप कोई भी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ले लो और उससे वो लाइन मीट कर दो, तो वो हमेशा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के केस में भी ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया नॉर्मल। अब देखो ये लाइट रे बेंड करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट रे जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करी तो ये सपोज दैट यहाँ पे इस वाली रे से कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, वी से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने एक लाइट रे ली ऑब्जेक्ट ओ से जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, वो बिना डेविएट हो गए क्योंकि वो परपेंडिकुलरली फॉलो हो रही है तो सीधा सीधा आगे बढ़ जाएगी। दूसरा हमने देखा कि ओ से एम पे ओ से एक रे जा रही है जो कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एम पे स्ट्राइक हो रही है। तो अब क्या होगा, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें पता है कर्वेचर से अगर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर ले वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल। तो ये एम से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गए, तो यहाँ पे जब ये बेंड होके लाइट रे यहाँ पे इमेज बना देगी, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये दोनों लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल। अगर ये दोनों एक्चुअल में मीट ना करके हमें से अपीयर होती कि मीट हो रही है तब वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, आपको पता है ना। वो केस में दूसरा है, मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या आएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, ठीक है। इस मीडियम में कितना एंगल बन रहा है, साइन आई बन रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, साइन आर। यही होता था ना स्नेल्स लॉ। अगर आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो देखो सेम चीज़ आ रही है, μ2 के साथ साइन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, μ1 के साथ साइन आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है तो कि उसका साइन फंक्शन साइन आई, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन। क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में ये दिक्कत होती है कि कई बार क्या होता है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस μ2 मीडियम में होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वहाँ पे μ2 साइन आई आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ये वाला अप्रोच आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने एज्यूम क्या किया था कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो एंगल्स स्मॉल होंगे तो हमने अभी पीछे एजम्पशन में क्या देखा कि सिंस एंगल आर वेरी स्मॉल, अगर हमने कहा कि एंगल बहुत स्मॉल होते तो साइन आई नियरली इक्वल टू किसके हो जाते हैं, आई के, एंड साइन आर नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ठीक है। और अभी देखो हमने क्या कहा कि इस वाली डेरिवेशन में हमें यू वी आर और μ1 μ2 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। यहाँ पे μ1 μ2 तो है लेकिन यू वी आर नहीं है, तो यू वी आर के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में। और किसकी हेल्प से आएंगे वो, आई और आर की हेल्प से, क्योंकि μ1 और μ2 तो हमें छेड़ने नहीं है, ठीक है। अब आई और आर को प्रिंसिपल एक्सिस पे लाना है, तो यहाँ पे देखो पता क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले इस एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि कहाँ पे पड़ रहा है, एंड पॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है। और क्या ज्यूम करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज एट अल्फा। ध्यान देना है इस स्टेप पे। देखो अगर आप एक डेरिवेशन समझ गए ना, इसके बाद जो भी जितने भी तीनों डेरिवेशन है वो इजीली हो जाएंगे। यहीं पे आपको पहली डेरिवेशन में ज़्यादा ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, बीटा। और ये जो है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये बना रहा है अपना गामा।
ठीक है। अब देखो इन एंगल्स को एज्यूम करके हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो आई, अब देखो अगर आपने एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर सपोजेड ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो एंगल 3 होता है, ठीक है, ये किसके सम के बराबर होता है, जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये आपको पता है ना कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे हेल्प मिलेगी हमें, तो ये वाला ट्रायंगल देखो आप OMC, ठीक है, देखो ये है OMC, ये कुछ इस तरीके से है, ये है अपना O, ये है M, और सॉरी ये है C और ये है M, ये वाला एंगल है I, ये है अल्फ़ा और ये है गामा। तो ये देखो ये I जो है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल OMC का जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। एंड सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखो आप MCI में देखो, ये है ना कुछ इस टाइप का है, ये क्या है M, ये है C और ये है I, ये वाला एंगल है अपना R, ये है अपना गामा और ये है अपना बीटा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो हमारे पास जो R की वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिल गई है, गामा माइनस बीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो अब आ गए हम प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, पर अभी भी हमारा U भी लाना बाकी है, R लाना बाकी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमारा स्नेल्स लॉ है इसमें हम I और R की वैल्यू क्या कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, μ1 अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 और R को लिख देंगे गामा माइनस बीटा, ठीक है। अगेन देखो ये सारे एंगल है और ये भी क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल क्योंकि स्मॉल है, मैंने आपको बताया भी था, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, गामा को हम tan गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइन की ज़रूरत हो तो साइन भी लिख सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे हमें tan की ज़रूरत है, क्यों, तब हमारे पास देखो किसके बीच में रिलेशन आ रहा है, अगर हम tan को देखें तो MN/ON आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, μ1 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, tan गामा इज इक्वल टू μ2 tan गामा माइनस tan बीटा, ठीक है। अगेन आप सिमिलरली रीज़न दोगे, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, देन जो अल्फ़ा है वो नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाएगा, जो गामा है वो नियरली इक्वल टू tan गामा हो जाएगा, एंड जो हमारे पास बीटा है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप tan अल्फ़ा देखो MN अपॉन कितना आएगा, ON, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा MN अपॉन ON प्लस tan गामा, देखो tan गामा कितना हो जाएगा, MN अपॉन NC, तो क्या हो जाएगा MN अपॉन NC, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan गामा, अगेन देखो tan गामा गामा गामा, अगेन वही MN अपॉन NC और माइनस tan बीटा कितना हो जाएगा, देखो tan बीटा हो जाएगा MN अपॉन NI, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे MN, ये दोनों MN यहाँ पे MN यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ भी MN ही यहाँ से MN कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो μ1 1/ON प्लस 1/NC इज इक्वल टू μ2 1/NC माइनस 1/NI, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो हमने दूसरा, अब यहाँ पे दूसरा एजम्पशन हमारा काम आएगा। हमने दूसरा जो एजम्पशन लिया था कि ये जो है ना, ये अपर्चर है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो देखो जो N और P होंगे ना वो नियरली बहुत सामने होंगे, देखो आप इस वाले डायग्राम में देखो कि बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो N होगा और ये जो P होगा ये नियरली बहुत सामने होंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत दूर रखा होगा, इमेज भी उसकी काफ़ी दूर बनेगी, तो ये डिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। N और P बहुत पास में है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, N जो है लगभग P के सामने है, बहुत सामने, इसलिए हम डिस्टेंस, ये जो N की जहाँ से जैसे NC है ना, तो हम इसको PC भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है N और P के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस N से मेज़र कर रहे हैं हम उनको कहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं, P से भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर NC डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगी, अपनी PC हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो u1 और ये क्या हो जाएगा 1/ON है ना, तो ON की जगह क्या लिखेंगे हम, PO या फिर OP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OP प्लस NC, देखो NC तो इसको हम क्या लिख सकते हैं PC, तो 1/PC इज इक्वल टू म्यू टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/NC। अगेन देखो NC को हम क्या लिख सकते हैं PC माइनस 1/, अब NI है तो NI को हम क्या लिख सकते हैं PI। देखो कुछ नहीं किया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो N की जगह केवल हमारा क्या रिप्लेस हो गया है, P रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अब देखो अब आती है मेन, यहाँ पे हम अपना काम आएगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हो गया μ1 और यहाँ पे क्या है 1/OP। OP देखो मैंने OP लिखा है, पर ये OP क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो पोल से मेज़र करना है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इसको PO भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जब आप लिखोगे OP है, इसका मतलब ये नहीं है U पॉजिटिव होगा। देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही होगी ना, तो हमें पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-U। ठीक है, और पेपर में आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप P को हमेशा आगे लें और जो डिस्टेंस है मतलब जैसे यहाँ पे OP लिखा था ना, आप ये भी कर सकते हो, उसको PO लिखोगे तब आपको ध्यान आ जाएगा यार PO, तो यहाँ पे उल्टा लिख देना है। ठीक है, वेराज ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 1/PC, देखो PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, इसलिए क्या आएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी 1/R इज इक्वल टू μ2 1/PC। PC अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ जाएगी 1/+R और माइनस 1/PI। अब PI देखो अगेन ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम मेज़र कर रहे हैं PI, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव में आएगा, तो PI क्या हो जाएगा 1/V आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस μ2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, देखो μ1/-U और प्लस μ1/R इज इक्वल टू μ2/R और माइनस μ2/ क्या V। ठीक है, तो अब हम देखो जो RR वाले टर्म इनको एक साइड कर देते हैं और U और V वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा μ1/-U। ठीक है, और इधर से प्लस में आएगा तो U2/V इज इक्वल टू, ठीक है, μ2/R माइनस μ1/R। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस μ1/U प्लस μ2/V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। आ गया, देखो U आ गया, V आ गया अपना, R भी आ गया और μ1 μ2 भी आ गया, तो इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो ये देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। देखो अगेन मैं कह रही हूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेज रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। ठीक है, जब तक कि ऑब्जेक्ट रियर मीडियम में रखा है, अगर इसी केस में वर्चुअल इमेज बन रही होती लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, रियर मीडियम में रखा है, तो भी अपनी जो इसका जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया।